दोस्तों, इस क्यूआर कोड को आप जो है अपने मोबाइल में लीजिए और विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। एनसीईआरटी कोर्स क्लास 6 से 12 तक, जिसमें विज्ञान 6 से 10 तक, इतिहास, भूगोल और पॉलिटी 6 से 12 तक, समाजशास्त्र 11-12 का और इकोनॉमिक्स 9, 10, 11, 12 मिलेगा। फीस है 2499 रुपया और इसकी वैलिडिटी है 1 साल की। तो दोस्तों, देर किस बात का, मोबाइल उठाइए और ये क्यूआर कोड डाउनलोड करिए और एनसीईआरटी कोर्स 1 साल तक 1000 घंटे पढ़िए। विश्वास लर्निंग ऐप आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स लेकर आया है। वैसे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीएस प्रीलिम्स का कोर्स है। आप ये बुक्स देख रहे हैं, सारे ऑथेंटिक बुक्स पर आधारित ये कोर्स है और आप इतने अच्छे कोर्स के लिए इंतज़ार मत करिए और ये क्यूआर कोड जो है उसको अपने मोबाइल में लीजिए, विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और मात्र 2499 रुपया में 1 साल के वैलिडिटी पर इस ऑथेंटिक किताब को जो है आप अपने जेहन में उतारिए और 2025 के जीआईएस के प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होइए। अब जरा हम लोग देखें भारत शासन में क्या क्या परिवर्तन किया गया। ये परिवर्तन गृह शासन में हुआ था अब तक। अब एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अतिरिक्त देशी राज्यों को भी शामिल किया जाएगा। देखिए ये क्या है वो बताते हैं। इतिहास हमेशा ध्यान रखना है, इस चैप्टर में साथ लेके चलना है। डलहौजी की जो खालसा नीति थी, जिसको हिंदी में व्यक्तिगत सिद्धांत कहते हैं, उस सिद्धांत के अंदर जो भी पॉइंट थे उसके द्वारा एक इतिहासकार का स्टेटमेंट है कि वह एक ऐसा था कि जैसे एक बड़े से हांडी में पूरी वाला जो है आप फेंकते जा रहे हैं और उसको घुमाते जाइए और जो पक जाए निकाल के ले लीजिए, तब तक दूसरा पकेगा उसको निकाल दीजिए। यानी कि अपने में कैसे विलय करना है उसके लिए उसमें नियम कानून था, बस यही। उसके कारण कई सारे देशी रजवाड़ाओं का समावेश कर लिया गया ब्रिटिश भारत में। ब्रिटिश भारत का मतलब कि जहां तक 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद जब ये विद्रोह हुआ तो सबसे पहले क्या कहा गया, विक्टोरिया के ढिंढोरा में, नहीं कहते महारानी विक्टोरिया नो ढिंढोरो, तो उसमें उन्होंने क्या कहा सबसे पहले कि अब जो विस्तार हो गया सो हो गया, अब आगे विस्तार नहीं होगा। यानी जहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी जीत लिया था वहां तक अब ये ब्रिटेन के अधीन हो गया। अब बाकी जो देशी रजवाड़े बच गए वो अपने हिसाब से शासन चलाएंगे, लेकिन उनको हमारे वैदेशिक संबंध को तो मानना पड़ेगा। यानी हैं तो सब मेरे ही अंदर। इसीलिए आगे चलकर नरेंद्र मंडल का सिद्धांत आएगा कि सभी देशी रजवाड़े अपना अपना एक गुट बना करके और अपना रजवाट किया करते थे ब्रिटेन के पार्लियामेंट। तो अब जो भारत बनेगा उसका नाम होगा अखिल भारतीय संघ, समझिएगा, ऑल इंडिया फेडरेशन। अखिल भारतीय संघ, जिसमें 2 भाग होंगे। एक भाग 1857 तक जहां तक विलय हो गया था उसका नाम दिया गया ब्रिटिश भारत, और एक भाग जो है वो जो देशी राजा हैं, जैसे भावनगर के राजा हो गए, ठीक है ना, गायकवाड़ हो गया, जोधपुर का राजा हो गया, ये जो बच गए थे जिनको कि विलय नहीं कर पाया, जयपुर का महाराजा हो गया,
वो लोग भी इस अखिल भारतीय संघ में शामिल होंगे। ये मिलकर बनेगा ऑल इंडिया फेडरेशन। ध्यान रखना है, संघ, परिसंघ, अधिसंघ, ये 3 प्रकार का शब्द आता है पॉलिटिकल साइंस। यूनियन, फेडरेशन, कन्फेडरेशन। ये 3 कंसेप्ट आता है पॉलिटी। और अगला है भारत। हमेशा आपको मालूम है कि एक नया चीज लेकर आता है हर जगह में। अपने यहाँ 6 ऋतु है, बाकी जगह 3 होता है। तो यहाँ पे एक नया चीज लेकर भारत आया, कहा नहीं हम हैं राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये चौथा कंसेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है ना। आर्टिकल 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ना कि वो संघ होगा। जो यूनियन होगा वो अपने आगे यू लगाएगा, यूएसए, यूके, यूएई। जो यूनियन होगा वो यू लगाएगा, ठीक है। और जो यूनियन ऑफ स्टेट होगा वो यू नहीं लगाएगा, ठीक है ना, वो कुछ और लगाएगा। तो उसके जानने के लिए अमुक तक आना पड़ेगा, तब ना कुछ और लगाएगा। अभी तो इतना ही समझना है। तो अब ये हम ये नहीं लिखते हैं, पहले रसिया लिखता था, अब नहीं लिखता है। इसीलिए जो है यूक्रेन से लड़ना है, यूएसएसआर फिर से लिखना है। समझ गए। तो ये जो है यूनियन ऑफ स्टेट का बस एक लाइन का फॉर्मूला अभी आपको समझा देते हैं। नाम सिनेमा में जब संजय दत्त यहाँ से गया यूएई काम से, ठीक है, तो वहां उसकी मुलाकात परेश रावल से होती है, जो कि एक गैंग चलाता है स्मगलिंग का। तो ये उसके गैंग में शामिल होने गया था। तो वहां जो डायलॉग बोला था वही डायलॉग है यूनियन ऑफ स्टेट में। कहा कि इसके दरवाजे अंदर की ओर खुलते, ज्वाइन कर सकते हो, जा नहीं सकते हो, इसके दरवाजे अंदर की ओर खुलते हैं। तो यहाँ यही है यूनियन ऑफ स्टेट कि आ तो सकते हैं, लेकिन अब सिक्किम कहेगा कि हमको जाना है, तो उस दिन काहे सोचे थे, अब नहीं जा सकते। समझ गए। अब जो है आराम से मुख्यमंत्री बन के रहिए, एक राज्यपाल भेज देंगे और राज्यपाल 356 के तहत देखते रहेगा। बिल्कुल नहीं कहिएगा कि अब हमको बाहर निकलना है। समझ गए। एक लाइन में राज्यों का संघ का मतलब ये होता है। और यहाँ होता है कि पोतानी मर्जी, आपकी मर्जी, आपको जाना है तो जाइए, यूएसएसआर से निकल गए, आना है तो रहिए। तो ये जो है यूनियन और इसका कंसेप्ट है। तो भारत को ये उस समय यूनियन बनाना चाह रहा है, इसके लिए समझा है, ये बनाना चाह रहा है। यानी हमको एक तरह से कमजोर ही करना चाह रहा था, हमको मजबूत बनाना नहीं चाह रहा। और अगर इसके दिल में ईमानदारी होता तो भारत को कॉन्फेडरेशन बनाने का प्रयास करता, ठीक ना। कॉन्फेडरेशन बनाने का उसको ताकत ही नहीं था। कारण बताते हैं, फिर ब्रिटेन और भारत को जोड़ना पड़ता, तब जाके बनता कॉन्फेडरेशन, ठीक ना। अब आप कहेंगे कि ये हमको सर कैसे समझ में आएगा, तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे समझ में आएगा, नहीं तो थ्योरी पढ़ेंगे। इंडोनेशिया में प्रैक्टिकल पढ़ेंगे कि इंडोनेशिया और नीदरलैंड, हॉलैंड कब्जा किया था इंडोनेशिया पे। तो सुकर्नो के साथ, जो कि इंडोनेशिया का पहला राष्ट्रपति बाद में हुआ, तो सुकर्नो के साथ फेडरेशन बनाया। तो फेडरेशन बनाने का मतलब था कि नीदरलैंड को इंडोनेशिया के साथ जोड़ा गया, ठीक ना। मतलब एक नीदरलैंड में संसद बनी। फेडरेशन का मतलब ये होता है। और वो 2 राज्यों में बटा, एक हो गया नीदरलैंड का राज्य और एक हो गया इंडोनेशिया का राज्य। यहां पर तय किया गया जैसे कि 20 मेंबर होंगे एमपी, अगर तो 8 इधर से आएंगे और 12 इधर से आएंगे।
ठीक ना। तो अब ये 12 का चुनाव से लेकर के सब कुछ सुकर्णो देखेगा, कोई केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं होगा, और यहां के 8 का चुनाव नीदरलैंड देखेगा, ठीक ना। ये दोनों मिल करके संसद में बैठेंगे और फिर आपस में बातचीत करेंगे, तो इससे क्या होगा कि दोनों का इंटरेस्ट बराबर रहेगा। आप जरा बताइएगा, ये कन्फेडरेशन जिस दिन कर देगा इंग्लैंड, वो मतलब कि अपना कानून नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो है 6 करोड़। 6 करोड़ पे उसको रिप्रेजेंटेशन कितना मिलेगा? 26 से मिलेगा। एडजेक्ट एमपी का, एडजेक्ट अपने गुजरात के बराबर है, ठीक ना। इधर देना पड़ेगा 543 एमपी को इंडिया से, क्योंकि हम हैं 140 करोड़। अब ये बताइए, इसको मिला के जो यूनियन बनाइएगा, तो उसके बाद उसमें मोतीलाल नेहरू हावी होगा कि ये इरविन हावी होगा, ये समझाइए। तो इसलिए वो कन्फेडरेशन बना ही नहीं पाएगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो उसने हमको कन्फेडरेशन बना के नहीं दिया। वो सच्चे दिल से यूनियन भी बनाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर हमको यूनियन बनाया होता तो फिर हम यूके के अंदर होते ना। अगर वो यूनियन ही बनाना चाहता था तो फिर आज जैसे यूके बराबर होता है वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड और प्लस उत्तरी आयरलैंड, तो उसको करना पड़ता प्लस भारत, उसके बाद में बनता कि भाई। तो आप बताइए, एक तरफ आप हमको समझा रहे हैं कि आप ब्रिटिश प्रजा हैं, महारानी विक्टोरिया ढिंढोरा याद करिए, भारत की सभी प्रजा ब्रिटेन की प्रजा, हम कौन वाला प्रजा है आप बता दीजिए। कि अगर ना तो हम यूके हैं, ना तो हमको कन्फेडरेशन बना रहे हैं, आप मेरे भारत में 2 भाग तोड़ रहे हैं कि ये ब्रिटिश भारत है और ये राजवाड़ाओं का भारत है, इसको मिला के हम ऑल इंडिया यूनियन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कहानी है, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। अब जब ऐसा करिएगा, देखिए यहां से जब संविधान का निर्माण पढ़िएगा, याद करिए, बिना कैमरा वाला पहला दिन एक दिन पढ़ाए थे, सीधा संविधान का निर्माण पढ़ाए थे, आपको ये उस समय दिमाग में ही नहीं आ रहा। अब जो केंद्रीय विधानसभा बनेगा 1935 में, तो उस समय ब्रिटिश प्रांत के अंदर 11, ब्रिटिश भारत के अंदर 11 राज्य हुआ करते थे। तो कहा कि 11 ब्रिटिश प्रांतों से लोग चुनकर जाएंगे। कैबिनेट मिशन के तहत रातों रात चुनाव करा देना संभव नहीं था, ये सब पहले से हो रहा है। और 6 जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, वहां से भी लोग चुनकर जाएंगे, देख रहे हैं। वही व्यवस्था खाली अपनाए हैं कैबिनेट मिशन के तहत, और कहा स्वेच्छा से शामिल होने वाले जो देशी रियासत होंगे, उनके मेंबर केंद्रीय विधानसभा में होंगे, और वायसराय मनोनीत तो करेगा। तो इस व्यवस्था के बाद अखिल भारतीय संघ की व्यवस्थापिका में, यानी संसद में 4 प्रकार के सदस्य होने लगे। एक ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर आने वाले लोग, जो 11 गवर्नर क्षेत्र था, कमिश्नरी क्षेत्रों से आने वाले लोग, जिसमें से एक आपको बता चुके थे कि 2 दिल्ली से आएंगे, एक अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से आएंगे, कुर्ग से आएंगे, नॉर्थ वेस्ट से आएंगे। तो ये जो है कमिश्नरी क्षेत्र, और जो राज्य स्वेच्छा से शामिल होगा उनके द्वारा जो भी मनोनीत व्यक्ति होंगे वो, और वायसराय जो है जिसको मनोनीत करेगा वो। ये अगर आपके दिमाग में नहीं है तो क्वेश्चन यहीं से उठेगा। चलिए अब आगे देखें। प्रांत को जो है स्वशासन का अधिकार प्रदान किया गया। ध्यान दीजिएगा, प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया। स्वशासन का मतलब कि कुछ मुद्दों पर आप सोचिए, आप शासन करिए। और अब 3 भागों में बांटा गया विषय को। देखिए यहीं से उठाए हम लोग संघ सूची, राज्य सूची, और ये संघीय विषय जो केंद्र के अधीन थे। देखिए उस समय भी ये 59 थे, आजादी के बाद जो कुछ और लगा हम इसमें जोड़ करके 98 कर दिए।
प्रांतीय विषय जो पूर्णतः प्रांतों के अधीन थे 54, हमको ये लगा जब संविधान बनाने लगे कि नहीं, इससे प्रांत के ऊपर नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यानी गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार को जो राज्य सूची है, अगर उस पर अंतिम सत्ता दे देंगे कानून बनाने का, तो केंद्र का पूरी तरह से उससे नियंत्रण हट जाएगा। तो कहा कि नहीं, कुछ केस होंगे जिस पर राज्य सूची के विषय को केंद्र कानून बनाएगा। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से कह दे कि ये राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो एक केस होगा। 2 या 2 से अधिक राज्य की विधानसभा अपने यहां ये बिल पारित कर दे कि मेरे राज्यों में आप ही बना दीजिए, तो होगा दूसरा। और अगर कटोकटी लग जाए, राष्ट्रीय आपात, तो उस समय राज्य सूची पर कानून केंद्र बनाएगा। और अगर कोई ऐसा समझौता करके प्रधानमंत्री जी आ जाए विदेश के देश के राजा के साथ या राष्ट्रपति के साथ, कि उस समझौते को पालन कराने में राज्य सूची के विषय को माने कि कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो उस केस में जो है राज्य सूची पर कानून बना सकता है। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री को खाली खुश रहना है कि हम स्वतंत्र सत्ता लेकर बैठे हैं और हम जो है ये काम करेंगे। ठीक, अभी देखिए, अगर आप संविधान को अच्छे से समझेंगे तो आपको दिखने लगेगा धुंधला धुंधला। हमको केजरीवाल साहब का भविष्य ठीक नहीं दिखता। पार्टी में नहीं बता रहे हैं, हम आपको क्लास के अंदर हमेशा संविधान के क्लास में संविधान बता रहे हैं। हमको मुश्किल से 5 महीना के अंदर वो बेरोजगार दिखता है, माने वो उनका पद ही चला जाएगा। तो आप शायद वहां तक इसलिए नहीं सोच पा रहे हैं कि आप उस न्यूज को केवल लीगल न्यूज के रूप में, मतलब पॉलिटिकल न्यूज के रूप में देख रहे हैं। हमको दिखाई दे रहा है ए और बी, मतलब अगर गुजरात में ज्यादा ताकत लगाने का प्रयास किए तो शायद वो मुख्यमंत्री ही नहीं रहेंगे 3 महीना में। और अगर गुजरात में खाली नहीं करते हैं कि रमेश है, अगर वो खाली खेलने का प्रयास करें कि थोड़ा सा फोटो सेशन रहे कि आम आदमी पार्टी भी है, तो हो सकता है बच भी जाए। सबसे पहले उनको इंडिकेशन दिया गया है, चुनाव से बीजेपी कभी नहीं घबरा रही है। और आज भी बता देते हैं कि आप बिल्कुल इस मुगालते में नहीं रहिएगा, एमसीडी में बीजेपी ही जीतेगा, चाहे वो कुछ भी करते। दिल्ली की जनता बहुत तेज है, वो कंट्रास्ट सरकार बनाती है हमेशा कि तुम दोनों आपस में लड़ो और हमको फैसिलिटी दो। तो इसीलिए उस कारण से नहीं है, इनको संकेत दिया गया है कि जो एमसीडी 4 भागों में टूटा है उसको हम एक करना चाहते हैं, ये अधिकार मेरा है, ये अधिकार केंद्र का है। ठीक है ना। आज अगर केंद्र चाहे तो गुजरात के अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं बांट सकता है 2 भाग में, क्योंकि ये पूरा राज्य है। लेकिन दिल्ली आधा राज्य है, इसलिए दिल्ली के एमसीडी को अगर चाहे तो वो 4 भागों में बांट सकता है, चाहे तो 4 को मिला के 1 कर सकता है, वो केंद्र के ऊपर है। तो अभी संदेश दिया कि इसको 1 करना चाहते हैं। जैसे ही ये 1 एमसीडी हो गया तो तुरंत केंद्र सरकार कहेगा कि फिर विधानसभा की क्या आवश्यकता है। जब पूरा दिल्ली में एक ही एमसीडी है तो एक मेयर जो है वो मुख्यमंत्री के बराबर ही तो सत्ता लेके बैठ गया ना। अब तो पूरे दिल्ली के एमसीडी का हेड है, तो 2 मुख्यमंत्री रख के क्या करिएगा। उनको सिग्नल दिया गया है, तो इतने सा खाली करना है। उसके बाद कि 239AA को बहुमत के आधार पे खाली कैंसिल कर देना कि भाई ये AA है, बाबा साहब नहीं बनाए हैं, कांग्रेस जो है खराब राजनीतिक तहत बनाया था, इससे दिल्ली का हालत खराब हो गया है, समझ गए। ये यूनियन टेरिटरी है, फाइनली ये मेरा ही है, हम इस पर कानून बनाने जा रहे हैं। और कानून बनाने में या कैंसिल नहीं करके यहाँ पे हल्का सा सुधारा कर देंगे कि दिल्ली की एमसीडी को ही विधानसभा मान लिया जाए, क्योंकि ये केंद्र शासित है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, इनका विधानसभा ही कैंसिल हो जाएगा, मुख्यमंत्री ही नहीं रह जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। उसके बाद आप गुजरात में हल्ला करें जितना करना है। तो आप संविधान को ठीक से अगर नहीं पढ़े हैं
तो आपको लगेगा कि ये राजनीतिक चीज चल रहा है, लेकिन आपको उसमें से संवैधानिक चीज खोजना है। अब आप कहेंगे कि ये आपके दिमाग में कहां से आया। ये बात सही है कि हमारे दिमाग में भी अचानक नहीं आ जाएगा। एक पूर्व गृह सचिव जो कि दिल्ली का हुआ करता था, मैंने बीजेपी के राज में, मदन लाल खुराना के राज में, उससे स्टेटमेंट दिलवाया है बीजेपी। बस सचिव का मतलब क्या हुआ, सेक्रेटरी, वो पूरे दिल्ली को देखता था उसमें, एक IAS, उससे एक स्टेटमेंट दिलवाया कि अगर चारों MCD को एक कर दिया जाए तो दिल्ली में विधानसभा की कोई औचित्य ही नहीं रह जाती। ये लंबा लेख लिखवा दिया, जो हम आपको बताए वही लेख उसमें, तो उसी में वो समझा दिया कि एक मेयर को तनख्वाह देना और एक फिर मुख्यमंत्री को तनख्वाह देना, जब वो काम दोनों एक ही कर रहा है तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जो है इस तरीका से आप सुनिएगा। ये मैसेज जम्मू कश्मीर को भी दिया जा सकता है कि छटपटाना ने अभी भी आराम से रहना। बना तो दिए हैं यूटी, तो यूटी बना दिए हैं, तो 239 AA अगर जा सकता है तो AB भी जा सकता है ना, जिसके तहत कहे हैं कि तुम्हारे यहाँ विधानसभा होगा। ठीक है ना। अगर ज्यादा करिएगा तो लद्दाख वाला स्थिति भी हम रख सकते हैं कि बिना विधानसभा जम्मू यूटी होगा, जैसे दमन दीव होता है। ठीक है ना। तो ये एक साथ कई मैसेज जाएगा इसका, लेकिन हमको राजनीतिक गप नहीं करना है, हमको हमेशा संवैधानिक गप करना है। क्या है संविधान में इस बात का व्यवस्था, तो यह है कि दिल्ली में विधानसभा फिर से खत्म किया जा सकता है। ठीक है। अभी जैसे पंजाब में सरकार बना, एक्चुअली चंडीगढ़ जो है वह एक यूटी है, तो चंडीगढ़ यूटी है, तो ये एक नया प्रकार का यूटी है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के कई कारण होते हैं, कहीं सामाजिक, कहीं आर्थिक, ये राजनीतिक कारणों से बना है। जब पंजाब का विभाजन किया गया हरियाणा और पंजाब में, तो दोनों राज्य मांगने लगा कि चंडीगढ़ मेरी राजधानी, तो वो विभाजन नहीं होता, उल्टा झगड़ा हो जाता। तो केंद्र कहा कि नहीं, चंडीगढ़ जो है वो किसी की राजधानी नहीं होगी, वो यूनियन टेरिटरी होगा। आप दोनों की राजधानी भी चंडीगढ़ होगी, लेकिन चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी होगा, और आपका जब मर्जी होगा तो अपना आप जो है बना लीजिएगा राजधानी, जब इच्छा हो जाए। ये तो यूटी ही रहेगा, ये राजनीतिक कारणों से बना है। और उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि चंडीगढ़ को बना दिया गया दोनों की राजधानी, यानी चंडीगढ़ में अभी दो विधानसभा है, एक हरियाणा की और एक पंजाब की। ठीक है। तो ये बताइए कि इसका प्रशासन कौन चलाएगा। जो चंडीगढ़ में यहाँ जो सचिवालय होगा पंजाब वाला, वो तो पंजाब को स्टाफ देना है, केंद्र थोड़े देगा, इसको राज्य को देना है। तो पुलिस कहाँ से आएगा। दिल्ली पुलिस का परीक्षा देखे हैं, चंडीगढ़ पुलिस का देखे हैं कभी कि फॉर्म निकला है, नहीं निकलता है, जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर नियम बनाया कि पंजाब का ज्यादा लोग इधर आएगा, उसकी आबादी ज्यादा है, तो पंजाब पुलिस से 60% जो है, जब चाहेगा केंद्र कि यहाँ हमको 1 लाख पुलिस चाहिए, तो 60,000 डेपुटेशन पे ले लेगा, और उस सब को खाली यहाँ पट्टा पहना देगा कि आप चंडीगढ़ पुलिस हैं, लेकिन हकीकत में वो गुजरात वहां का पुलिस होगा। जब डेपुटेशन पूरा, तो वो चला जाएगा, फिर दूसरे को बुला लेगा, जैसे रेलवे में GRP होता है। और 40% जो है प्रशासन में हम लेंगे हरियाणा से पुलिस, और इससे जो है काम चलेगा चंडीगढ़। अब जरा बताइए कि इधर जो 60% आ रहा है, वो अभी तक कांग्रेस का आदमी होता है, पुलिस सरकार उसकी थी, अब तो मान का आदमी होगा। तो चंडीगढ़ के प्रशासन पर किसका अधिकार होगा, पंजाबों का अधिकार होगा, कारण IPS भी वहीं से आएगा, कैडर जो बनाया सब कुछ। तो अभी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया केंद्र सरकार कि अब हम किसी से नहीं लेंगे, हम अपना बहाल करेंगे। ठीक है ना, किसी से इसलिए नहीं लेंगे कि तुमसे नहीं लेंगे, समझ गए, तुम्हारी पुलिस चंडीगढ़ में नहीं चाहिए,
ताकि जब हमारी पुलिस होगी तो कभी उधर से आए तो पकड़ लेंगे, भले तुम मुख्यमंत्री हो, आपका चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो वाला एरिया तो केंद्र का है। इसीलिए हरियाणा बहुत चालाक निकला। हरियाणा का एक भी विधायक यहाँ नहीं रहता है। हम उस जगह का नाम भूल रहे हैं, एकदम चंडीगढ़ का बॉर्डर जहाँ खत्म होता है, हरियाणा के विधायकों के रहने के लिए वहां पे बना दिया गया है उनका सब क्वार्टर वगैरह। तो वो लोग खाली विधानसभा का कार्रवाई किया और फट से अपने राज्य में भाग आता है कि हमको ज्यादा पुलिस का ये जो है लफड़ा नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये जो है आप इसको इस तरीके से संवैधानिक चीजों में जोड़िएगा। चलिए तो आगे बढ़े। अब आइए समवर्ती सूची। तो केंद्र और प्रांत के अधीन जो विषय होंगे वो थे 36 विषय। समवर्ती सूची में अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई प्रकार का विरोध हो जाए तो उस स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। गुजकेट आराम से अपने चल करा रहे थे अपने यहाँ, देख लीजिए शिक्षा समवर्ती सूची में, तो हम लोग गुजकेट भी करा रहे थे और नीट भी हो रहा था। जब केंद्र अड़ गया कि नहीं अब गुजकेट नहीं होने देंगे, तो राज्य कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि ये समवर्ती सूची, ठीक ना। अभी अगर केंद्र एक बार अड़ जाए, जो अड़ा ही है, आप ट्रांसलेशन हम लोग करा रहे हैं कि जीसीईआरटी नहीं चलेगा, एनसीईआरटी को ही ट्रांसलेशन करा के आपको अपने यहाँ गुजराती में पढ़ाना है, तो आप नहीं अड़ पाएंगे कि हम जो है अपनी क्या कहते हैं शिक्षा नीति लेकर आएंगे। आपको वही मानना होगा। केंद्र जो अभी नई शिक्षा नीति लेकर आया, कोई राज्य कह दे कि हम लागू नहीं करेंगे तो मान जाएंगे, क्योंकि वो समवर्ती सूची का विषय है। उसमें अगर केंद्र और प्रांत में विरोध होगा तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा। अब आपको उस शिक्षा नीति पे 5 साल के बाद मिलेगा ऐसा इंजीनियर जो कहेगा कि 11वां 12वां में हम हिस्ट्री भी पढ़े थे। माना ये जो शिक्षा नीति है इसमें यही है कि आप अब चाहें तो एक विषय फिजिक्स, एक विषय जो है हिस्ट्री, एक विषय ड्राइंग, तीनों लिख दे सकते हैं। लेकिन IIT देने जाइएगा तब तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ही पूछेंगे। अगर आपको लगता है कि हम 11वां में हिस्ट्री पढ़ के और 2 महीना में फिजिक्स तैयार कर सकते हैं तो केमिस्ट्री पढ़ लीजिए उसके साथ जो है। तो ये अलग अलग है। और वही जो है अभी ये दुविधा की स्थिति में है मास्टर डिग्री में एडमिशन कराने, जो अंडर ग्रेजुएट में आया है वही दुविधा है। सोचिए कि जो इस बार होने जा रहा है CU सेट, हम उसका नाम रखे हैं चिढ़ाते हैं करके, क्योंकि शिव भगवान का सेट है CU सेट। तो वो जो आने जा रहा है वो IS से भी भारी है उसका पैटर्न। आप देखिए कि क्या किया है। सबसे पहले कि 13 लैंग्वेज का एग्जाम हो, उसमें से आपको कोई 3 लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आप ये बताइए कि जो बच्चा CBSE बोर्ड में पढ़ रहा है वो इंग्लिश और हिंदी जरूर ले लेगा, ठीक है, लेकिन तीसरा मतलब गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, अब तो वहीं जाना पड़ेगा। तो तीसरा विषय उसको एक रीजनल आना ही चाहिए। आप देखिए शिक्षा नीति का इम्पोर्टेंस क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ये फेरफार हुआ कि आप दिल्ली नहीं 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर आप पढ़ना चाहते हैं या अच्छे विश्वविद्यालय में जो भारत का है, उसको जोड़ करके CU सेट बना दिया है। 12वां का परीक्षा खत्म हो जाएगा तब हम आ रहे हैं यूट्यूब पर इसको लेकर के कि इस एग्जाम का कैसे तैयारी गुजरात का लड़का करे। तो पेपर 1 में ये 3 हो गया, यानी अब गरीब का बच्चा भी दिल्ली विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ सकता है, क्योंकि 12वां का नंबर 0 हो गया, उसका कोई मतलब नहीं। अब आप कहिएगा कि 92% है यहाँ फेल है, तो कहेगा कोई बात नहीं है, जाके LD आर्ट्स में पढ़ो। समझ गए। ये जो 54 स्कूल है, कॉलेज है जो वेस्ट इंडिया का, उसके लिए आपको CU सेट देना है। अब ये हो गया फर्स्ट पेपर। सेकेंड पेपर में कहता है 6 डोमेन, मतलब 6 विषय लेना होगा। 12वां में क्या को विषय पढ़े होते हैं जरा ये तो बताइए। कोई पढ़ेगा तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस 3 जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 4 जाएगा, तो 2 विषय और बाहर से लेना होगा, तो 6 डोमेन सब्जेक्ट आ गए।
उसके बाद जो है आप कुछ और करना चाहते हैं तो तीसरा है जीके। अब जरा बताइए कि कितना भारी हो गया कि यहाँ वाला जो 3 विषय है ये जीपीएससी जैसा एग्जाम होगा, 12वां नंबर क्वेश्चन जो जीपीएससी का है। और सुनिए, ग्रामर बहुत कम पूछेगा, मैंने आपको समझा रहे हैं, आपने भी लगभग यही है। मैक्सिमम कॉम्प्रिहेंशन से आपका चेकिंग होगा कि आप मतलब क्या जानते हैं। तो 3 भाषा में कम से कम कॉम्प्रिहेंशन। तो अब बताइए कि यूपीएससी से भी भारी हो गया कि नहीं। और अब इसमें जो टॉप करेगा कितना, 48,000 तक रैंक जिसका आएगा उसको मिलेगा दिल्ली विश्वविद्यालय। वहां 1.25 लाख विद्यार्थी पढ़ता है तो उसमें से 50%। लेकिन अपना मनपसंद विषय और कॉलेज चाहिए तब तो फिर 200 के अंदर आना तब क्योंकि आप हर आदमी का एक अपना मनपसंद विषय होगा जिसमें कि वो ग्रेजुएशन करना चाह रहा होगा और मनपसंद कॉलेज होगा, तो उसमें आना है तो आपको ये करना होगा। नहीं तो वहां भी गणपत, धनपत, मार्टिन, मच्छर, बहुत तरह का स्कूल कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय में, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़े। एक सर आए थे यहाँ पढ़ाने के लिए आपको बहुत पहले, डागर सर। वो इनकम टैक्स में उस समय इंस्पेक्टर थे, सीजीएल क्लियर करके आए थे, उनको यहाँ दिए थे क्लास, आपसे बहुत पहले की बात। बाद में वो हरियाणा पीसीएस फाइनली पास करके उधर चले गए। तो वो अपना अनुभव क्लास में शेयर किए कि 3 महीना हम प्राइवेट जॉब किए, उसके बाद हम चले आए एसएससी का तैयारी में। तो उनसे क्लास में एक लड़का पूछा कि सर 3 महीना में क्यों छोड़ दिए? तो बोले मेरा तनख्वाह 15,000 था। मैंने हरियाणा के भी कुरुक्षेत्र से पढ़ के आए थे, एनआईटी की बात कर रहे हैं। तो बोले मेरा तनख्वाह 15,000 था वहां प्राइवेट में। तो हम एक दिन अपने बॉस को गए कहने कि सर मेरा थोड़ा तनख्वाह बढ़ा दीजिए। तो बॉस कहा कि संभव नहीं। तो ये बोले क्या कि मेरे मुंह से निकल गया कि सर 10,000 तो आपको सिक्योरिटी गार्ड को ही देते हैं, हम तो इंजीनियर हैं, आप हमको 15,000 क्यों देते हैं? जो बॉस जवाब दिया वो आप पे लागू होता है। बॉस कहा कि हमको उसको एक बार जाके नहीं बताना पड़ता है कि गाड़ी कहाँ लगवाना है और कैसे लगवाना है, वो स्किल्ड है अपने काम में। अब तुमको रोज बताना पड़ता है, तुम प्राइवेट से पढ़ के आए हो, थ्योरी पढ़े हो, प्रैक्टिकल किए ही नहीं, तो तुमको रोज समझाना पड़ता है कि इसको क्या करना है, इसलिए तुमको तनख्वाह नहीं मिलेगा। तो बेचारा उसके बाद सरेंडर बोल गया कि चलो इधर आते हैं। इसीलिए इंजीनियर कांस्टेबल से लेकर राष्ट्रपति तक होता है, समझ गए, हर जगह फार्म भरता है। उसका कारण यह है कि वो अपना वाला काम किया ही नहीं सही, जो उसका पढ़ाई था वो किया ही नहीं, तो उसको कौन रखेगा भाई तनख्वाह के साथ। मेरे पास ये टाइपिस्ट का ऐड दिए थे, बता देते हैं, एमसीए लड़का है या टाइपिस्ट का जॉब करना है, वो किस काम का मेरा है जरा ये बताइए। वो एमसीए किया था यहीं के किसी कॉलेज से, तो देखा टाइपिस्ट का जॉब है तो आ गया। तो हम बोले कि ये बताओ कि तुम्हारा स्पीड कितना है? कहा वो कहाँ है, हम तो प्रोग्रामिंग करते हैं। हम कहते यहाँ तुम्हारा काम है नहीं है, यहाँ तो हमको सुबह देंगे शाम को कहेंगे 5 पन्ना लाओ। तो देख रहे हैं ना आप, अंडर स्किल्ड है, खाली डिग्री है आपके पास। तो चलिए आगे देखते हैं। एक अवशिष्ट शक्ति वो वायसराय के हाथों में निहित रखा गया, दिखना भी है। अवशिष्ट का मतलब हुआ कि इन तीनों में अगर कोई बात लिखना रह गया हो, 59, 54 और 36, इतने विषय नहीं हो सकता है, इन तीनों को छोड़कर कोई नया बात अगर आता है तो वो कहलाएगा अवशिष्ट शक्ति। जैसे 1935 में परमाणु ऊर्जा के बारे में कोई सोच सकता है क्या? मालूम नहीं परमाणु है क्या, वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाने, तो वो विषय तो नहीं लिखा जा सकता है। अगर वो विषय अचानक आ गया तो उसको क्या माना जाएगा कि ये अवशिष्ट शक्ति है। तो उसको फिर देखिए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। आज सुबह सुबह स्तुति को हम बोले थे कि जवाबदेही की उत्तरदायी, यही है। अब उत्तरदायी शासन बनाया गया। उत्तरदायी का मतलब हुआ कि अगर गवर्नर प्रांत का व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं करेंगे, यानी गवर्नर को विधानसभा में बुला करके
उसकी खिंचाई करिए प्रांतीय गवर्नर का कि आप ये काम ठीक से नहीं किए, तो उसको अपना जवाब देना पड़ेगा कि नहीं ये वाला काम देखो हम ऐसे ऐसे किए हैं। तो ये हो गया। केंद्र या संघ सरकार के लिए 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों के समान द्वैध शासन की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, 2 स्टेटमेंट दे देगा परीक्षा में। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन था, वो सुरक्षित और हस्तांतरित। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र को ये बात दिया गया, ठीक है ना, मतलब वायसराय के पास रख दिया गया कि वो हस्तांतरित और सुरक्षित का प्रयोग करें। 1919 में प्रांतीय गवर्नर को ये दिया गया था, केंद्र के पास ये चीज नहीं था। ठीक है, यही आलोचना करेंगे हम लोग जब 1935 के एक्ट का कहेगा। तो केंद्र या संघ सरकार के लिए 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों के समान द्वैध शासन की व्यवस्था, जिसको द्विमुखी शासन आप लोग बोलते हैं गुजराती में। आगे बढ़ने के पहले हम जब इधर घूमे हैं, या तो हम घूमना बंद करते हैं, ऐसे ही आपको मतलब कि वॉच करते रहे तो आप गप नहीं करिएगा। तो हम जब इधर घूमे हैं तब मेरे कान में ये आवाज जरूर आया है कि कोई न कोई बात कर रहा है, तो इसको भी आएगा आवाज। यहाँ से इसके थ्रू जहां जहां जा सकता है वहां जाएगा। तो अगर बीच क्लास में ही ये बात करने का इच्छा हो जाए तो आपको व्यवस्था कर दिए हैं, देखिए सामने वाला क्लास खाली है। जिसको ऐसा लगे कि हम 2 घंटा भी अपने को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो आराम से शटर उठाइएगा, वो आवाज हम झेल लेंगे इसमें। आप वहीं बैठ के 2 घंटा गप कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ चीज है जो नहीं बताते हैं आपको, आप समझ लीजिएगा। केवल ओशो रजनीश ने भी यही बात कहा कि आप जब मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो आपका ध्यान भगवान पे होना चाहिए। लेकिन ये पुरुष और महिला का नेचर है कि पुरुष का ध्यान महिला के प्रति होता है, महिला का ध्यान पुरुष के प्रति होता है। आप पूजा नहीं कर रहे हैं तो जिस समय जो काम कर रहे हैं ना, पहले उसके लिए ध्यान दीजिए। और इसीलिए वो सलाह दिए थे, हालांकि वो मानना ठीक नहीं है, कहे कि हर मंदिर के बाहर एक ऐसा गेस्ट हाउस होना चाहिए कि जिस आदमी के दिमाग में ये बात आया तो वो पहले वहां चला जाए कमरे में, आप बाद में आके पूजा शांति से करें। तो मतलब जो काम आप कर रहे हैं आपका कंसंट्रेशन उसी पे होना चाहिए, बाद में जो है दूसरे काम के प्रति कंसंट्रेशन। तो वो इतना इम्पोर्टेंट बात तो है नहीं जो आप अभी 2 घंटा में कर रहे थे कि इससे सरकार गिर जाएगा, नया सरकार बन जाएगा, ऐसा कोई गप था नहीं। तो इसीलिए वो गप 2 घंटा बाद भी किया जा सकता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय मतलब अब हमको रियल सेंस में एक सुप्रीम कोर्ट मिलेगा। यही फेडरल कोर्ट आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट में तब्दील हो जाएगा। तो एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए, एक रिजर्व बैंक भी हमको मिलने जा रहा है। ये अभी का सेंट्रल बैंक, ये आगे चल करके हो जाएगा रिजर्व बैंक। तो एक रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अब देखिए कहां तक शासन था। बर्मा ये तो बगल में है, अडन, वहां तक को वायसराय देखता था भारत का। 1935 के एक्ट के तहत बर्मा और अदन को भारत से पृथक कर दिया गया, यानी अडन के लिए अब ये लोग नया वायसराय रखने लगा। ठीक है, अब देखिए सिंध और सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। सीमा प्रांत का मतलब हुआ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अब आइए, वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को भारत में अंग्रेजी राज की सुरक्षा, शांति, ब्रिटिश सम्राट और देशी नरेश के सम्मान की रक्षा जैसे विशेष दायित्व दिए गए। यानी अब वायसराय को कहा गया कि आपको क्या क्या देखना है। तो ये देखिए, भारत में अंग्रेजी राज की सुरक्षा, क्योंकि एक यूनियन बना दिए हैं, अब हाथ से निकल गया था। अब हमारा राज्य सुरक्षित रहे, इसको तो जरूर आप हमेशा ध्यान रखिएगा।
शांति बना रहे, ब्रिटिश सम्राट का सम्मान बना रहे। देसी नरेश जो है उनको जरूर खुश रखिएगा। वो 92 सीट अगर अपने पास हो, कैबिनेट मिशन के तहत याद करिए, तो 92 लोग से अगर समर्थन में बुलवाया जाए तो बाकी इधर को मैनेज किया जा सकता है। फिर इधर 296 है। फिर क्या कहा कि विदेशी आक्रमण से रक्षा, यानी अभी भारत पर अगर कोई बाहरी आक्रमण हो तो उसका दायित्व तो आपका ही है, आपको विदेशी आक्रमण से रक्षा करना है। अब इसी को बताते हैं कि हम लोग जो कश्मीर वाला मुद्दा करते हैं, तो कश्मीर वाले मुद्दे पर आप भी अगर वहां प्रधानमंत्री उस समय के होते तो वही निर्णय लेते जो जवाहरलाल नेहरू लिया था। हम भी होते तो वही लेना पड़ता, हमें तो इससे भी कुछ और खराब स्थिति होता। उस समय ये कब की बात है? 1948 की बात। आप में से कई लोग हैं जो संविधान पढ़ चुके हैं। तो 48 का भारत एक तरह से पूरी तरह हमारा भारत नहीं, हम आजाद जरूर हो गए। वायसराय माउंटबेटन ही है। सेना जो है उसका मेन जो हेड है वो भारत पाकिस्तान के लिए एक ही है, ठीक है ना। अब ये बताइए कि उस समय अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री के रूप में उस सेना के हेड को आदेश देते कि जरा आदेश दो कि भारतीय सेना जाकर के रोके, तो ये बताइए कि ये हेड इधर जिन्ना कहने पर इसको आदेश देगा और ये हेड इसको आदेश देगा, क्योंकि उसको तो दोनों का आदेश मानना है। तो उसने इनकार कर दिया, कहा कि मैं ये आदेश नहीं दे सकता। और उसके बाद उसने एक मामला फंसा दिया कि भाई कश्मीर तो अभी है ही नहीं आपके अधीन कागजी रूप से, क्योंकि यही देसी रियासत की इच्छा होगी तो ना आपके अधीन आएगा, तो वो तो अभी अखिल भारतीय के अंदर है नहीं। तो हम ये आदेश कैसे दे सकते हैं? अगर पाकिस्तान भारत की सीमा पे आक्रमण कर रहा हो, भारत पे आक्रमण कर रहा हो उस समय तकनीकी रूप से, तब हम इधर के सैनिक को आदेश दे सकते हैं। तो अब बताइए कि उस समय जिन शर्तों पे, लेकिन पहले कश्मीर को लाना पड़ेगा, उसके बाद मेरी सेना जाके वहां खड़ी होगी। और चौथा बात कि वो जो सैनिक हेड है वो तो इसी फिराक में बैठा है ना कि भारत का 10 गो टुकड़ा करके जाएंगे। वो तो चाह ही रहा है कि वहां जब पाकिस्तान हमला करेगा तब पाकिस्तान का भी दम नहीं है कि उसको लंबे समय तक रख ले, उससे अच्छा है कि वो स्वतंत्र हो जाएगा। तो वो जो वायसराय बैठा है वो भारतीय नहीं है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी समय घटना नहीं है कि उनका सोच एक इंडियन हो जाएगा। वो हर हमेशा चाहेगा कि इसको फंसा दे। तो उस वक्त जो है, आप अगर जूनागढ़ और हैदराबाद के भौगोलिक स्थिति से जम्मू कश्मीर का तुलना करेंगे और उसके बाद कह देंगे कि नेहरू गलत किया था, तो आप कहीं न कहीं अपना दिमाग में अपना जो है पर्दा लगा के बात करें। जरा ये बताइए कि हैदराबाद में कहां से बाहर से कोई आक्रमण कर सकता है? वो एकदम बीच में है, हमीज घिरा हुआ है। तो उसको तो जब चाहेंगे सेना से दबाव देके उसको भारत में मिला लेंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगा। जूनागढ़ को खाली उधर से कवर करना है जहां से पाकिस्तान इन करेगा, एक रास्ता, उसके बाद जूनागढ़ को दबाव देके अपने में मिला लेंगे। कश्मीर ऐसा नहीं है। आप क्या देख रहे हैं? लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना। तो आप उसको कैसे मिलाएंगे उसके साथ? तीसरा कि जूनागढ़ का एरिया और कश्मीर का एरिया जरा मिलाइए, आप उसको कैसे जाकर के मना कर पाएंगे? तो वहां पर राजा से पहले जो भी शर्त है साइन करा के पहले उसको अंदर ले लिया जाए, जिससे कि हम यूएनओ का भी गठन हो चुका है, साफ समझिएगा। आज हल्ला करना बहुत आसान है। और उस समय का भारत जो अभी नवोदित भारत है, जिसके पास नॉन अलाइन मूवमेंट भी नहीं है, जो अभी रसिया से ठीक से संबंध नहीं डेवलप कर पाया है, अमेरिका से नहीं कर पाया, अभी ब्रिटेन को ही देख रहा है, वो भारत अपनी भूमिका कितना निभाएगा वहां पे यूएनओ में? तो इसलिए उस समय जो बेस्ट था ना वो यही था, अरे अभी जो लिखना है लिख लो ना, 370, 35 जो करना है करो, विलय तो कर लो, ताकि हमारी सेना जो है वहां एक बार पहुंच जाए। उसके बाद अगर दोष देना है तो बाद के सरकारों को दीजिए, कांग्रेस की ही सरकार को, क्योंकि नेहरू जी
उस 370 पर जो लाइन बार बार हम कोट करते हैं, ये तो कह के न गए कि अरे ये तो घिसते घिसते घिस जाएगा। तो आपको दे के गए मौका कि आगे घिस दीजिएगा, वो आप घिसने में 2019 लगा दीजिए। लेकिन नेहरू जो 370 लेके आया था उसका आलोचना आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय का कंडीशन ही यही था। आप कहते हैं कि सरदार पटेल साहब को दे दिया जाता तो मैनेज कर लेते। कैसे मैनेज कर लेते? आप ज्योग्राफी समझिए कि हैदराबाद को घेरना, जूनागढ़ को घेरना और कश्मीर को घेरना आसमान जमीन का अंतर है। वो तो उस समय हरि सिंह के पास तीसरा ऑप्शन नहीं था। आपको बताते हैं उस समय खुद चाइना गृह युद्ध में फंसा हुआ था। 1949 की क्रांति चल रही थी उसके यहाँ, वो खुद ही स्टेबल नहीं था। अगर आज का चाइना होता तो हरि सिंह एक बार काराकोरम पार कर जाता, कोई नहीं देखा था, और कहता कि जैसे श्रीलंका किया। आज देख रहे हैं क्या भुगत रहा है कि पेपर नहीं ले पा रहा है, कागज नहीं है उसके पास। परीक्षा कैंसिल इसलिए किया गया है, उसके पास कागज नहीं है कि वो 10वां का बोर्ड ले सके। लेकिन शुरुआती दौर में क्या हुआ था, चीन के आ गया, उसमें भारत से थोड़ा सा संबंध दूर किया था श्रीलंका, कहा कि मेरा बंदरगाह तुम ही विकसित करो। अक्कर ने उसका इकोनॉमी कब्जा कर लिया। तो वो बाद में होता, लेकिन हरि सिंह के पास एक तीसरा विकल्प होता उसमें कि हम चाइना के साथ बात कर लेते हैं, लेकिन नहीं था विकल्प। तो इसलिए 370 हुआ। विकल्प होता है तो 72 भी होता, 74 भी होता, कुछ और मांगता, और हमको उसमें उसकी बात माननी पड़ती। या हरि सिंह कहता कि हम नेपाल बन के रहेंगे, ये भी हो सकता था। देख रहे हैं ना कि हमको नेपाल बन के रहना है। तो आप जब सब चीजों को समझेंगे तो आने वाली सरकार को कोसिए। ये जरूर कोस सकते हैं कि 370 वो क्यों नहीं हटाया, लेकिन नेहरू ने क्यों लगाया, उस परिस्थिति में आप भी खड़ा होते तो आपको यही मानना पड़ता, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो चलिए अब जरा देखिए, यहाँ सिंध और ये सब हो गया। निर्वाचन में सांप्रदायिक प्रणाली का उपयोग किया गया, परंतु केंद्र और प्रांत दोनों के लिए मत देने की योग्यता में कमी की गई। योग्यता में कमी का मतलब ध्यान रखना है कि पहले जैसे कहा जाता था कि 100 रुपया इनकम टैक्स भरने वाला आदमी वोट दे सकता है, तो उसको घटा के 50 रुपया कर दिया। योग्यता में कमी का मतलब, अगर पहले कहा गया कि जो आदमी शहर में रहता है अगर वो 10 रुपया हाउस टैक्स भरता है वही वोट दे सकता है, तो उसको घटा के 5 रुपया कर दिया गया। अब जरा देख लीजिए, उसका नतीजा ये हुआ कि केवल 13% जनसंख्या को मताधिकार मिला है। अब ये बताइएगा कि 1919 में जो लोग वोट दिए थे, ये योग्यता कम किया गया तब 13% हुआ, तो उसमें तो 6-7% ही लोग वोट दिए होंगे। 1892 में कितने लोग दिए होंगे? वो तो एकदम जीरो के स्तर पर होगा, क्योंकि उसमें तो योग्यता और ज्यादा होगा। तो ये 13% जनसंख्या को फिर भी मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। अब आइए संघीय शासन में क्या क्या किया। देखिए वो थोड़ा सा सोचने लगे, आपकी बात कर रहे हैं, हाँ सोचने ये लगे तो अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, मतलब का क्वेश्चन था जब मेरे प्रति कि अभी तक क्या पढ़ रहे थे। अभी तक पढ़ रहे थे राष्ट्रपति और उनके मंत्री परिषद, समझ गए। अब पढ़ने जा रहे हैं लोकसभा राज्यसभा, इसीलिए उधर था वो वायसराय और उसकी कार्यकारिणी। अब देखिए कार्यपालिका। अब संघीय शासन में पहले कार्यपालिका फिर विधायिका। तो देखिए वायसराय को कार्यपालिका का प्रधान बना दिया गया। आर्थिक प्रस्ताव वायसराय की अनुमति के बिना व्यवस्थापिका सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जाएगा। देख लीजिए यही है। तो वहां उससे भी बड़ा कर दिया कि खाली धन नहीं, किसी भी प्रकार का प्रस्ताव जिसमें कि कोई प्रकार का आर्थिक बात हो वो बिना वायसराय की अनुमति के विधायिका में पेश नहीं किया जाएगा। अब देखिए जो हम विद्यार्थी के साथ संवाद करते हैं सबके सामने करते हैं, ठीक है ना। आज बैंक वाले मैडम जी समझाते हैं।
अब आज क्लास अभी कम से कम 10 मिनट और जाएगा। 8 बजे वाला में आप ऊपर नीचे होने लगते कि नहीं जरा ये बता दीजिए। अब आप सब लोग समझ लीजिएगा कि हम क्यों 8 बजे नहीं कर रहे हैं, आपका रिक्वेस्ट क्यों नहीं मान रहे, ठीक है ना। 9:30 बज गया, हम पढ़ाने आए हैं, तो आप देख लीजिए कि अगर खाली पीपीटी वाला टीचर होते तो बाकी बात नहीं समझाते, वो भी समझाना पड़ेगा। तो 8 से 10 में आप और हम दोनों विशुद्ध बेरोजगार हैं। तो आप और हम 10:30 तक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रोजगार वाला आदमी एक नहीं है, एक तो आता ही नहीं है। कभी कभार नहीं होता है कि 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पे तो पोस्ट ऑफिस वाला जो अपना दोस्त है तो कभी कभी आ जाता है कि भाई मेरी सदस्यता रहेगी। लेकिन अगर समझिए कि वो भी आने लगे क्लास में, वो हमको थैंक यू बोल के गया है जिस दिन हम 7:30 बजे बोले, हालांकि उसके बाद आया ही नहीं लेकिन हमको थैंक यू बोल के गया कि सर आप जो है ये कर दिए तो मेरा पोस्ट ऑफिस का आप नहीं छूटेगा। तो अभी साफ दिख रहा है कि 10 मिनट और जाएगा क्लास। हमको तो मालूम नहीं कि कहाँ से काटे हैं, प्रांतीय प्रशासन से अगला क्लास है। तो यही चीज आपको भी समझाया, आप पूरे समझा रहे हैं कि कभी भी अगर आपका दृष्टिकोण केवल अपने तक नैरो है तो आप कभी सफल नहीं हो पाइएगा, क्योंकि बगल वाले को आपके डिसीजन से क्या नुकसान हो सकता है वो आप समझ ही नहीं पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। वायसराय को उसे अध्यादेश जारी करने और स्वेच्छा से कानून बनाने का अधिकार दिया गया। वट हुक्म जो आज हम राष्ट्रपति को कहते हैं वो दिया हुआ है, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ये द्वैध शासन क्या है जरा इसको समझिएगा। यही पहले तो ध्यान दीजिएगा, ये कैसा है, ये कंफ्यूजन वाला समझिएगा। पहले तो आप विषय को एक तरह से 4 भागों में बांटे, ऐसे 3 बांटे हैं लेकिन 4 भागों में बांटे। संघ आदि, राज्य आदि, यहाँ प्रांत वर्ड यूज किए हैं, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शब्द, ठीक है। अब इस संघ आदि के विषय को 2 भागों में बांट रहे हैं जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, समझ गए। संघ आदि के जो 59 विषय हैं उनमें से कुछ को सुरक्षित कहा गया और कुछ को हस्तांतरित कहा गया। जो सुरक्षित विषय होंगे वो वायसराय अपनी कार्यकारिणी के सदस्य के साथ कानून बनाएगा, यानी वो चीज विधानसभा में नहीं आएगा, केंद्रीय विधानसभा। और जो हस्तांतरित विषय होगा वो विधानसभा से, केंद्रीय विधानसभा से जो मंत्री बनाए जाएंगे उसके साथ बैठ करके वायसराय जो है डील करेगा। ये जो है आप अभी यहाँ जो ये पढ़ने जा रहे हैं ये है कि संघीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला सुरक्षित विषय, इसका शासन वायसराय अपनी परिषद के सलाह से करता था। दूसरा हस्तांतरित विषय, इसका शासन वायसराय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी और उससे चुने हुए भारतीय प्रांतों के मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी और उससे चुने मंत्रियों के सलाह से करता था। ये देखिए ये 2 बार हो गया है प्रिंट। उससे चुने हुए भारतीय मंत्रियों, यहां से लेकर के यहां तक मत लिखिएगा, ये मंत्रियों ये सब नहीं लिखना है, यहां तक नहीं लिखना है, यहां तक मंत्रियों के सलाह पर करता था। ये जो है दोबारा आ गया, इतना सा नहीं लिखना, मंत्रियों के सलाह से करता था। सब शक्ति वायसराय को दे दिया गया। देखिए वायसराय आपातकाल की घोषणा कर
6 माह के लिए केंद्रीय सरकार के सभी कार्यों को अपने उत्तरदायित्व में ले सकता है। यानी अब वायसराय 6 माह तक अगर कटोकटी का घोषणा कर दिया तो सब भूल जाइए, हस्तांतरित, ठीक न, सुरक्षित, सब पूरा का पूरा सत्ता वो अपने हाथ में ले सकता था, लेकिन 6 माह के लिए। अगर उस अवधि को बढ़ाना है तो फिर ब्रिटिश संसद में ये बिल पास करना होगा, और ब्रिटिश संसद अगर ये अवधि बढ़ाती है वायसराय के कटोकटी को, तब देख लीजिए वायसराय को भी तानाशाह नहीं होने दे रहा है। ये 6 महीना से ज्यादा करना है तो फिर ब्रिटिश संसद से आप इसको स्वीकृति ले लीजिए। अब आइए, वो था कार्यपालिका में चेंज, अब विधायिका में क्या चेंज किया देख लीजिए। जिस प्रकार से आज संसद इज इक्वल टू कहते हैं राष्ट्रपति, उसी प्रकार उस समय देखिए केंद्रीय विधानमंडल में राष्ट्रपति के जगह वायसराय को रखा गया। फिर आप कहते हैं राज्यसभा, और फिर आप कहते हैं लोकसभा। यही वाली स्थिति यहां भी दिख रही है, वायसराय, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, हाउस ऑफ असेंबली। ये केंद्रीय विधानमंडल के 3 भाग हुए। अब देखिए केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक रखा गया, आज भी है। एक राज्यसभा जिसको उस समय राज्य परिषद कहा गया, और एक हाउस ऑफ असेंबली जिसको केंद्रीय विधानसभा कहा गया। अब देखिए ये जो राज्य परिषद है जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया, ये अपर हाउस था, उच्च सदन। यहां पर टोटल 260 सदस्य अधिकतम हो सकते थे। देखिए इसमें भी बंटवारा कैसा किया है, 260 अधिकतम, देसी रियासत 104, अब ब्रिटिश भारत से 156, 40-42 का फर्क है। तो देसी रजवाड़े तो सरकार के साथ अच्छा संबंध ही बना के रखेंगे, तो 104 पहले से हमारा समर्थक है। अब इस 156 में कुछ तिक्रम करते हैं कि 130 पार हो जाए तो फिर अपनी ही बात चलेगी। तो ये जो है ये इस तरह की बात थी कि राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 260 थी, जिनमें ब्रिटिश भारत से 156 और देसी रियासत से 104। अब आगे देखते हैं, यही चार्ट। अब डिटेल्स देखिए, जो ब्रिटिश भारत से 156 होंगे, अब इसी में करना है तिक्रम, क्योंकि ये तो अपना ही है, सब 104 मनोनीत सदस्य है। प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा निर्वाचित, माने जो आज राज्यसभा का चुनाव होता है कि गुजरात से हम चुन करके 11 लोगों को भेजते हैं, यहाँ का एमएलए, राजस्थान का एमएलए, बिहार का एमएलए, वहां से 140 लोग आएंगे, ठीक है ना। ये लीजिए, यूरोपियों के द्वारा निर्वाचित 7, इसको इधर गिनिएगा, ठीक है ना। राज्य परिषद की स्थिति, एंग्लो इंडियन 1 इधर ही गिनिएगा, भारतीय ईसाई 2, ये शरीर से भारतीय है, दिमाग से जो है वो यूरोपियन है, यही समझिएगा, ये भी उधर ही जाएगा धर्म के आधार पर। महिला अल्पसंख्यक दलित प्रतिनिधि वायसराय द्वारा मनोनीत, यानी वायसराय बुला करके इनको अकेले कमरे में पहले समझा देगा कि भाई आप मेरे साथ रहिएगा, कि आप जो अलग रहिएगा, तो अलग रहिएगा तो 6 में नहीं शामिल होइएगा, हर बिल में आपको हमारा समर्थन करना है, नहीं तो मनोनीत हैं, जब चाहेंगे आपको हटा भी देंगे। तो 6, 2, 8, 1, 9 और 7, 16 यहाँ पर पहले ही 120 तक तो पहुंचा दिए। अब आइए निर्वाचन में, साधारण स्थान हिंदू 75, अब मुसलमान 49, बस यही पलट पलट के अपने हिसाब से व्यवस्था करेंगे। जब लगेगा कि ये विरोध में है तो इसको धार्मिक भड़काएंगे कि तुम क्यों हिंदू के साथ जुड़े हुए हो, उसको भारतीय नहीं बनने देना है।
और जब मुस्लिम कोई विरोध करेगा तो हिंदू को समझाएंगे कि तुम क्यों माने भारतीय बन रहे हो, हिंदू बन जाओ। सिख 4, अनुसूचित जाति 6 और महिला 6। ध्यान रखना है यही दोनों को यूज कर पाएगा, क्योंकि ये वर्ग हमेशा अपने जो है वर्ग के हितों वाले बिल का समर्थन करेगा और अपने वर्ग के हित का अगर नहीं होगा बिल तो उसका विरोध करेगा। महिला भी वही काम करेगी कि उनको महिला समर्थन बिल दिखेगा तो समर्थन विरोध। बाकी इनका जो है दृष्टिकोण वो राष्ट्रीय वाला अभी नहीं हो पाएगा, कारण यह वर्ग वंचित वर्ग है। पहले ये अपने अधिकारों की बात करेगा। अब आइए आगे। ब्रिटिश भारत के सदस्यों के लिए निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई और देशी राज्यों के लिए मनोनयन सबसे पहले ये हुआ। ये वही लिखा हुआ है, आप अगर ये चार्ट समझ रहे हैं तो वही वाला बात लिखा हुआ है यहाँ कि 156 में प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा 140, 7 यूरोपियों से, 1 आंग्ल भारतीय से, 2 भारतीय ईसाई, 6 स्थान पर वायसराय महिला, अल्पसंख्यक और दलित प्रतिनिधियों को मनोनीत करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब प्रांतीय विधानमंडल से जो निर्वाचित 75 जगह थे वही चार्ट है, उनमें से 75 स्थान साधारण हिंदुओं के लिए 104 में, 49 स्थान मुसलमानों के लिए, 4 स्थान सिखों के लिए, 6 स्थान अनुसूचित जाति के लिए और 6 स्थान महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया। ठीक है ना। जब अपना पूरी तरह से व्यवस्था बना लिए कि वायसराय के आदमी हमेशा बहुमत में होंगे, तो कहा कि 9 वर्षों के लिए ये चुने जाएंगे। माना आज जो चुना आप समझिए उसका जीवन निकल गया एक तरह से। 9 साल तक वो जो है उस हाउस का मेंबर होगा। तो 9 वर्षों के लिए होंगे, परंतु 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। जो राज्यसभा में रखे हैं कि 6 साल का है, अब उसमें से प्रत्येक 2 साल पे 1/3 सदस्य जो है वो अवकाश ग्रहण करता है। ये यहाँ पर व्यवस्था किया गया। अब आइए केंद्रीय विधानसभा में क्या चेंज किया गया। केंद्रीय विधानसभा को हाउस ऑफ असेंबली करके निम्न सदन कहा गया, निचला सदन। यहाँ टोटल 375 सदस्य थे, जिनमें 125 देशी रियासत से और 250 ब्रिटिश भारत से। यानी फिर यहाँ 125 तो अपने पास है वायसराय के हिसाब से। इस 250 में मैनेजमेंट करना है कि 125 लोग और क्या कहते हैं वायसराय के तरफ का हो जाए तो दोनों हाउस मैनेज हो जाएंगे। मैंने खुले दिल से बिल पेश ही नहीं किया था, ये समझना है। अब देखिए क्या हुआ। ये है चार्ट। ब्रिटिश भारत के 2050 में ये देखिए पहला मैनेजमेंट यही होता है। साधारण स्थान 105, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। ये पूना पैक्ट का परिणाम है, वरना राज्य परिषद में देख लीजिए हिंदुओं के साथ दलितों को जगह नहीं दिया गया था, उनको सेपरेट दिया गया। उसका बहुत ही खराब इम्पैक्ट निकल सकता था। अगर आज की स्थिति होती तो वो नेता जो केवल राजनीति करना चाहता है वो कहता कि हमको तो केवल दलित ही वोट करेगा ना, बाकी लोग तो नहीं करेंगे उस व्यवस्था में, तो हमको आपसे क्या मतलब है, आप भले मेरे लोकसभा सीट में है। लेकिन आज आप कह सकते हैं कि ठीक है ये सीट आरक्षित है,
अगर परमार साहब हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम सोलंकी साहब को वोट देंगे। दूसरा पार्टी में तो कोई होगा आदमी जो मेरी बात सुनेगा। तो यहाँ आरक्षण हो गया कि 105 में 96 जो है सामान्य वर्ग और SC 9 वर्ग। लेकिन आप राज्य परिषद में ये देखिए क्या देखे थे, राज्य परिषद में ये देखिए साधारण स्थान अलग है और अनुसूचित जाति का स्थान अलग है। यानी ये 6 लोग को वोट भी केवल SC ही करेगा, यहां सब नहीं करेगा। और यहां क्या होगा कि यहां सीट जरूर इनके लिए 9 है, 9 SC जीत कर आएंगे, लेकिन यहां वोट उस इलाके के सभी लोग करेंगे। यही दोनों में अंतर है। मुस्लिम 82, सिख 6, आंग्ल भारतीय 4, यूरोपियन 8, भारतीय ईसाई 8, वाणिज्य उद्योग 11, जमींदार 7, श्रम 10 और महिला 9। अब आपको एक चीज और समझ में आ गया होगा, जो ये अच्छे से जानता है कि संविधान सभा में 15 महिला जीत कर क्यों आई। 35 से 9 तो आ ही रही है ना। पहली महिला जो होगी उसका ना प्रधान बनने पर उसका पति जो है काम करेगा शुरुआत में, लेकिन बाद में जब महिला आने लगेगी और वो होगी राजकुमारी अमृत कौर, वो हो जाएगी सरोजिनी नायडू, तो फिर वो तो अपना निर्णय लेने लगेगी। तो क्या देख रहे हैं कि ये 9 जो है वो ट्रेनिंग मिला महिलाओं को कि आप भी प्रशासन में जो है राजनीति में भाग लीजिए। उस कारण से जो है 15 तक का संख्या संविधान सभा में पहुंचा जो महिलाएं थी। अब आइए देशी राज्यों की आबादी, देखिए क्या है इसका प्रॉब्लम। आबादी भारत की आबादी का 1/4 था, माना आबादी के हिसाब से उनको ज्यादा दिया गया ताकि वायसराय का बहुमती रहे, जबकि देशी राज्यों को मात्र 1/3 जगह दिया गया। रियासत के लिए स्थान का वितरण जनसंख्या के अनुपात में किया गया। अब उसके अंदर जो बांटा गया वो जनसंख्या के हिसाब से कि अगर जम्मू कश्मीर की आबादी ज्यादा है तो वहां से ज्यादा लोग आएंगे, अगर जूनागढ़ की आबादी कम है तो वहां से कम लोग आएंगे, ये किया गया। लेकिन कुल स्थान में जनसंख्या ध्यान में नहीं रखा गया। आबादी 25% और रिप्रेजेंटेशन 33%, खुश करने के लिए, और खुशी ज्यादा अपना समर्थक बनाने के लिए। ब्रिटिश भारत के दोनों सदनों के लिए प्रांतों के बीच स्थान का वितरण जनसंख्या अनुपात में किया गया। ये तो ठीक है, जैसे आज जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उतने MP जो है चुनकर जाते हैं। तो जो ब्रिटिश भारत था उस भारत में जनसंख्या के अनुपात में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया था और इनका कार्यकाल 5 साल के लिए रखा था। और राज्यसभा में जैसे चुनाव होता है वैसे राज्य परिषद का था कि उच्च सदन के ब्रिटिश भारतीय सदस्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचन रीति से चुना गया था। आपको एक एरिया मिलेगा कि आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, प्रादेशिक निर्वाचन की, जैसे गुजरात में भले न 26 सीट है तो हम सब 26 बार वोट नहीं करेंगे, समझ गए। गुजरात को 26 भागों में बांटा जाएगा, इसको कहते हैं प्रादेशिक निर्वाचन। ठीक है, ये आपको परेशान करता होगा जब आप संविधान पढ़ते होंगे आर्टिकल, तो उसमें लिखा होता होगा प्रादेशिक निर्वाचन। तो समझना है कि जो सीट दिया गया उसको भी अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब जो है निम्न सदन के सदस्य प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदनों के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल के माध्यम से परोक्ष निर्वाचन रीति से चुने जाते थे, यानी ये जो राज्यसभा में लोग चुनकर जाते हैं। अब आइए संघीय न्यायालय। ऊपर पहले प्रस्तावना पढ़े थे एक लाइन, समझ गया ना। देखिए, संघ की राजधानी दिल्ली में एक संघीय न्यायालय होगा, अंग्रेजी में फेडरल कोर्ट लिखिएगा। संघ की राजधानी दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे और 2 सहायक न्यायाधीश। यानी अगर परीक्षा में पूछे कुल कितने थे तो 6, एक मुख्य, 3 अन्य और 2 सहायक।
अब देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति क्राउन के द्वारा की जाएगी, यानी वायसराय का नहीं चलेगा इसमें, या उनके मंत्रियों का नहीं चलेगा, सीधा क्राउन नियुक्त करेगा वहां से, और ये 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। पैंसठ वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। अब इनका जो निर्णय है, अगर आप उसके विरुद्ध जाना चाहते हैं तो प्रिवी काउंसिल में आप जाकर के अपील करेंगे, सम्राट के प्रिवी काउंसिल। 1 अक्टूबर 1937 से इसको एक्शन में ले आए लोग। अब देखिए इनके जुरिस्डिक्शन क्या है, क्षेत्राधिकार, माने किन किन चीजों में इनको काम करने के लिए कहा जाएगा। तो एक कहा गया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसको कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। संघ के 2 इकाइयों के बीच, 2 एकम का मतलब कि मान लीजिए देशी रजवाड़ा किसी ब्रिटिश भारत के प्रांत के साथ जुड़ा है, बाउंड्री है, दोनों के व्यापार के में कोई हो गया झगड़ा, विवाद, या एक प्रांत दूसरे प्रांत के बीच में कोई विवाद हो गया, तो 2 इकाइयों के बीच, अथवा संघ और इकाइयों के बीच, यानी एक तरफ यूनियन और एक तरफ स्टेट, उनके बीच संविधान के अधिनियम को लेकर के व्याख्या में मतभेद हो। ठीक है ना, जैसे कहीं संसद लिखा है तो राज्य बार बार कह रहा है कि हम लोकसभा समझेंगे, और केंद्र कह रहा है कि नहीं हम इसको लोकसभा राज्यसभा दोनों समझेंगे। तो वो जो व्याख्या करवाना है वो व्याख्या आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में करवाइए। ठीक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, नीचे जो हाईकोर्ट दिया गया है वहां अगर आपके खिलाफ फैसला गया है तो उससे प्रमाण पत्र लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक व्याख्या के लिए, आज भी यही चीज है, उसके केवल वो बंधारणीय व्याख्या, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लेनेशन करेगा उसके लिए। और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की वायसराय, वही जो अभी बताए थे, जब चाहे संघीय न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अब जरा देखिए कि संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश ये हैं सर मॉरिस ग्वायर, ये जो खड़े हैं, तो दिख ही रहा है कि 3 भारतीय हैं। इन्हीं के नाम पर दिल्ली विश्वविद्यालय में हॉस्टल है जिसका नाम है ग्वायर हॉल। इतना मजेदार हॉस्टल है कि वहां आदमी पढ़ने कम रहने ज्यादा जाता है। बना हॉस्टल का जब आप देखेंगे ना तो हर विद्यार्थी को इतना बड़ा कमरा एक मिलता है, 2 कमरे के बराबर। उसमें यहाँ पर ऐसे दीवार होता है और यहाँ पर ऐसे दरवाजा होता है। यहाँ पर आप बिस्तर लगाएंगे और यहाँ पर आपको एक कुर्सी, टेबल, दो कुर्सी, एक सोफा, कि आपका कोई मित्र आए तो उसके साथ लंबा वार्तालाप करना है और आप उसको अपने पिछले वाले रूम में नहीं ले जाना चाहते हैं तो आप इधर ही गप करके वापस कर दीजिए। और यहाँ पे अब यूज नहीं होता है, यहाँ पे लकड़ी उपड़ी जलाइए, चिमनी, ठंडा में अगर आपको गर्मी लगता है, ठंडा लगता है तो उसका उपयोग करिए। यह है ग्वायर हॉल। अब देखिए अन्य न्यायाधीशों में उस समय जो 2 भारतीय न्यायाधीश थे, ये हो गए मुकुंद रामाराव जयकर, वही नेहरू रिपोर्ट वाले, और दूसरा शाह मोहम्मद सुलेमान। इतना चालाकी के साथ किया कि एक हिंदू और एक मुसलमान जानकर 2 न्यायाधीश लिया कि ये हर मुद्दे पर मतभेद हो जाए, जिससे कि ग्वायर साहब को अपना डिसीजन देने में आसानी हो जाए। तो ये जो है नाम याद रखिएगा कि ये थे। तो अब ये पूरे का समरी,
भारतीय शासन अधिनियम 1935 क्या किया? तो अखिल भारतीय संघ का स्थापना किया, केंद्र और राज्यों के बीच संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विभाजन किया, भारत के प्रांत को चीफ कमिश्नर और देशी रियासत को मिलाकर के भारत का प्रांत, चीफ कमिश्नर और देशी रियासत भारतीय संघ बनाया, बर्मा को भारत से अलग किया। मेन ले रहे हैं, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया, उसके जगह पर उत्तरदायी सरकार शुरू किया, केंद्र में द्वैध शासन शुरू कर दिया, वही हस्तांतरित और जो था सुरक्षित, संघीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषय में विभाजित किया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया, अब दलित प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधि, मजदूर वर्ग, उनको भी जो है यहाँ पे शामिल किया गया। एक लोक सेवा आयोग की गठन की गई, केंद्र में यूपीएससी और राज्य में जीपीएससी, अब 2 या 2 से अधिक राज्य यदि चाहे तो उनके लिए एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, इंग्लैंड में भारत परिषद समाप्त करके उनको एक सलाहकारी मेंबर दिया गया और 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था रखा गया। माने जैसे यहाँ राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा था, तो 6 राज्यों में 2 हाउस रहा, विधानसभा विधान परिषद, जैसे आज कहते हैं बिहार में है, तमिलनाडु में है, वो वाला। तो बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम यहाँ पर था। तो ये आपका आधा 1935 का एक्ट आज हुआ। अब हम लोग ये जो बार बार ये वाला पढ़े कि प्रांतों में क्या किया गया, तो ये वाला पार्ट आपको अब अगले क्लास में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में।